MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज उस दौरे की बात करूंगा जिसकी पहली तस्वीर सामने आते ही कुछ लोग जल भुन गए हैं। तस्वीरें जरा दिखाई जाए। ये जो तस्वीरें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। 9 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पर उतरे और स्वागत करने के लिए खुद वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे। एयरपोर्ट पर दोनों नेता गले मिले। दो देशों के प्रधानमंत्री गले मिले तो कुछ लोगों के गले सूख गए। जी हां भाई, दो प्रधानमंत्री अगर गले मिले तो गले क्यों सूखने? ऐसी कोई विचित्र बात तो है नहीं। दो देशों के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। आपका क्या जा रहा है? लेकिन वोट बैंक की बेचैनी कुछ इस तरह की है कि कुछ लोगों को गाजा याद आ रहा है। क्यों? बोले इजराइल गए हैं तो गाजा याद आएगा। बोले अब वहां गए तो गाजा की बात की जाए, गाजा की बात करो। गाजा की बात क्यों नहीं करते? ये वही लोग हैं कि अगर हमास का एक नाम ले दो तो बिल में घुस जाते हैं। हमास की बात क्यों कर दी, हमास की बात क्यों कर दी, गाजा की बात। अरे गाजा की बात करो तो हमास की बात भी होगी। माने किसी देश पर आतंकी हमला जायज है और उसका हमला करना नाजायज है, लेकिन ये आतंकियों पर बात नहीं करना चाहते, एक देश के प्रतिकार पर बात करना चाहते हैं। तो ये दोनों बातें तो साथ साथ नहीं चल सकती। आतंकवादी हमले रोक दो, वहां से जवाब मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, केवल गाजा की बात करो, क्योंकि गाजा में क्या है? गाजा में इनका वोट छिपा हुआ है। ये नैतिकता की दुहाई देते हैं और ये नैतिकता की दुहाई एक तरफा देते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रूस से तेल खरीदो, रूस से तेल खरीदो। क्यों खरीदना बंद कर दिया? भाई रूस और यूक्रेन का झगड़ा भी तो चल रहा है। रूस के ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वहां के प्रेसिडेंट को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन नहीं, कहते हैं रूस से तेल खरीदो, रूस से तेल खरीदो। तो अगर मानवता ही आपका नियम है, मानवता ही आपका धर्म है, तो दोनों जगह बोलिए। लेकिन यूक्रेन से इनको वोट नहीं मिलता है, इनको वोट मिलता है गाजा से। इसलिए बात गाजा की करेंगे, इन्हें मानवता का कुछ लेना देना नहीं है, इनको वोट बैंक की चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ देश को यह भी समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई पर्सनल विजिट पर नहीं गए, घूमने नहीं गए। मोदी क्यों गए हैं यह आपको समझना पड़ेगा। मोदी वहां गए हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी आधिकारिक मुलाकात है। इजरायली संसद को उनको संबोधित करना है। कुछ देर के बाद वो प्रसारण भी आएगा। इजरायल की संसद में भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे, रक्षा पर चर्चा होगी, सुरक्षा पर चर्चा होगी, कृषि पर चर्चा होगी, जल प्रबंधन पर चर्चा होगी, व्यापार पर चर्चा होगी, अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी इस चर्चा के बीच में आएंगे। और रक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि वहां की जो एजेंसी है मोसाद, वहां का जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है, वहां का जो आयरन डोम है, जो आसपास के जितने भी मुल्क हैं वो उस आयरन डोम से डरते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं कि हमें एक ऐसा सुदर्शन चक्र तैयार करना है। तो जो देश हमें तकनीकी मदद दे सकते हैं, जो हमें हथियार प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके साथ क्या संवाद करना बंद कर दिया जाए ये चिंटू पिंटू के चक्कर में? भाई जिसके साथ हमारी सुरक्षा की डील होनी है, जिसके साथ डिफेंस की डील होनी है, इन चंगू मंगू के चक्कर में क्या ये छोड़ दी जाए? यानी देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने राष्ट्रीय हित में खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को समस्या हो रही है। दुनिया में भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है वो अगर मजबूत हो रही है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। और अब तो मौलाना भी मोदी के विदेश दौरे पर ज्ञान दे रहे हैं। एक ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना मुफ्ती शैफुद्दीन रजवी बरेलवी,
वो कह रहे हैं कि मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री अपराधी है उनकी नजर में। ये इनकी एक अदालत चलती है रिजवी साहब की। ये कह रहे हैं कि अपराधी है भाई। पीएम के इजराइल दौरे पर ये परेशान है। नेतन्याहू इनकी नजर में करप्ट है, हजारों लोगों का कातिल है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में उन पर केस चल रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट दिए हुए हैं। मतलब एक पूरा देश छोड़ दिया जाए क्योंकि मौलाना को यह पसंद नहीं है। एक ऐसा देश छोड़ दिया जाए जिसके पास तकनीक है, जिसके पास हथियार है, जिसके साथ भारत के रिश्ते मजबूत रहे हैं, लेकिन उस देश का साथ छोड़ दिया जाए क्योंकि इनको पसंद नहीं है। मानवता के ये लोग बात करते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी की बात करो, ह्यूमैनिटी की बात करो, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर या भारत जब भी अपना पक्ष रखता है, रूस से बात करे, यूक्रेन से बात करे, इजराइल से बात करे, अमेरिका से बात करे, भारत जब भी बात करता है, भारत शांति की बात करता है। भारत युद्ध नहीं, भारत बुद्ध की बात करता है। और खुले मंचों पर यह भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, हम पक्षधर हैं शांति के। और फिर से कहा जाएगा, लेकिन यह जरा देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया गया। नमस्ते मोदी लिखा गया है। और आज के अखबारों में जो आप देख रहे हैं, ये जेरूसलम पोस्ट की तस्वीर, उसमें नमस्ते मोदी लिखा गया है। लेकिन वहां पर कोई नमस्ते मोदी बोलेगा तो यहां विरोधी परेशान क्यों नहीं होंगे? आज इसी बात पर चर्चा करूंगा कि क्या ये लोग वोट बैंक के लिए अंतरराष्ट्रीय नीतियों को, अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को और एक देश से दूसरे देश के संबंधों को भी नहीं समझेंगे। चर्चा की शुरुआत करता हूं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। इजराइल में नमस्ते मोदी, परेशान विरोधी। जो नरसंहार गाजा में हुआ उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। भारत की एक नैतिक नेतृत्व है पूरे विश्व में, उस नैतिक नेतृत्व को खत्म कर दिया। ये सारा सियासी हंगामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर हो रहा है। एक तरफ जहां पीएम मोदी के दौरे से हिंदुस्तान के दुश्मनों को बड़े झटके लग रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी दल पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर न सिर्फ भड़का बल्कि सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी की नेतन्याहू से मुलाकात को नैतिक कायरता बताया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया पर मोदी से इजराइल में गाजा का मुद्दा उठाने की मांग कर दी। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मोदी के दौरे पर तीखे तीर छोड़ने शुरू कर दिए। एक नीति रही है हमेशा फ़लस्तीन और इस्राइल को लेकर, उस नीति के अनुरूप प्रधानमंत्री को चाहिए कि वहां जाकर इस मसले को उठाए, गाजा के मसले को उठाएं। मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो इंसानियत विरोधी है। मासूम बच्चों को मारना किसी धर्म के विरोधी नहीं होता है। मासूम बच्चों का कत्ल किया है। कांग्रेस तो कांग्रेस मोदी के दौरे पर मौलाना भी जहर उगल रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी को इजराइल ही नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो नेतन्याहू को अपराधी तक बता दिया। मौजूदा सूरत हाल में उनको नेतन्याहू से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, चूंकि नेतन्याहू करप्ट, भ्रष्ट और हजारों औरतों, बच्चों, बूढ़ों का कातिल है। इन लोगों का यह बयान और इजरायली दौरे पर सवाल तब आए हैं जब इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का बड़ा ऑफर दिया है। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में सहयोग की पेशकश भी की है। लिहाजा विपक्ष पर हमला करते हुए बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। गौरव भाटिया ने जहां प्रियंका गांधी को भारतीय राजनीति का महिला गजनी बताया, तो बाकी नेताओं ने इसे देश विरोधी बयान बताया। विदेश में प्रधानमंत्री रहेंगे तो आप जो है वो उस पे सवाल खड़े करेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विदेश यात्रा पर को लेकर के जो है वो विपक्ष ने जो है इस तरह की न्यूसेंस और नॉनसेंस बातें की हो, इस तरह की बकवास बहादुरी की हो। फिलहाल पीएम के इजराइल दौरे पर जबानी जंग तेज है, लेकिन सवाल है कि डिप्लोमेसी में बैलेंस जरूरी है या नैतिक संदेश। क्या विपक्ष का आरोप
और यह विरोध सिद्धांतों पर आधारित है या बस सियासी रणनीति है? और उससे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के लिए विरोध की राजनीति बड़ी है या फिर देश की सुरक्षा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। विजय शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, मुमताज आलम रिजवी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं विजय शर्मा आपसे जानना चाहता हूं, इस तरह के जब रिएक्शंस आते हैं खासतौर से कांग्रेस पार्टी की ओर से, कुछ मौलानाओं की ओर से, तो वो ये तो पूछते नहीं है कि भाई कौन सी डील करनी है, कौन सी डील नहीं करनी है, कौन सी भारत के हित में है, किसमें भारत को नुकसान होगा, जो विपक्ष को स्क्रूटनी करनी चाहिए सरकार। वो पूछते हैं कि भाई वहां पे जाके गाजा की बात करोगे कि नहीं करोगे। तो गाजा की बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, क्या कहते हैं विजय जी आप? देखिए, हमने हमेशा से स्टैंड भारत का यही रहा कि हम टू नेशन थ्योरी को हमेशा मानते हैं। अगर जो सच्चाई है वो सच्चाई, उसमें क्या करें। लेकिन इजराइल हमारा रणनीतिक साझेदार है। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो उस टाइम लेजर गाइडेड बॉम्ब हमारे को इजराइल ने दिए थे, जो हमारे मिराज 2000 में लगे थे, जिससे हमने छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानी सेना के, क्योंकि पाकिस्तानी सेना वहाँ हाइट के ऊपर बैठी हुई थी। तो वो पिन पॉइंट के ऊपर अटैक करते थे लेजर गाइडेड। तो वो हमारा एक किस्म से आजमाया हुआ दोस्त है इजराइल। तो ये लोग जो चाशनी में डूबे हुए हैं ना तुष्टीकरण की, ये ऐसी बातें करने छोड़ दें। हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम है। इसलिए मोदी जी के आने के बाद में हमारी इजराइल के साथ बहुत अच्छे से प्रगाढ़, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, डिफेंस में हो, वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में हो, हमने आगे बढ़ाया। और आज आप आंकड़े देखेंगे तो हमारा निर्यात ज़्यादा है, इजराइल को आयात कम है। तो ये चीज दर्शाती है कि हम अपने देश को लेकर कितने सेंसिटिव हैं। मेरे जो प्रधानमंत्री हैं वो बखूबी समझते हैं देश हित किस में है। तो इन्होंने विरोध के लिए विरोध करना है। आपने पहले एआई में देखा ही है, देश के सामने क्या पूरे विश्व के सामने थूथू हुई है, और उसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से जस्टिफाई करने में तुली हुई है, उस नंगापन को। तो ये चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का है जो देश के सामने है, और एक के बाद एक इनकी तो परतें खुलती जा रही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, भगवान सद्बुद्धि दे कांग्रेस को, नहीं तो कांग्रेस का हाल वो हो जाना है कि एक थी कांग्रेस, सिर्फ किताबों में, कहानियों में रह जाएगी कांग्रेस अगर इस तरह से रहा तो। क्योंकि 140 करोड़ देशवासी आज भली भांति जान चुके हैं कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा क्या है। मुझे लगता है कि जिस तरह से वहां के प्रधानमंत्री खुद रिसीव करने आए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वहां की जो संसद है उसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ये देश के गर्व की बात है। प्रधानमंत्री सबके हैं, ये पार्टी से ऊपर हटके है बात। ये किसी एक पार्टी, कांग्रेस बीजेपी का लेने देना नहीं, ये भारत का है, ये भारत का मान सम्मान है। भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है इन चीजों में। इस तरह से नहीं है कि धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुमताज आलम रिजवी जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव, क्यों इस तरह से मीन में एक निकालनी भाई? एक देश के दौरे पर जा रहे हैं, दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? राम मोहन जी, नरेंद्र मोदी जी हवाई यात्रा के शौकीन है, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और विदेशी दौरा तो उनके एजेंडे में है ही है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी भिक्षा मांगते थे तब भी वो एफएल टावर पे चले गए थे। तो ये तो उनका मतलब एक महत्वाकांक्षा है और वो घूमना चाहिए उन्हें। और सेंचुरी मुझे लगता बना देंगे। 98 ट्रिप इनकी है और 79 कंट्रीज का विजिट कर चुके हैं मोदी जी। सवाल ये उठता है कि आप विजिट करिए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे विजिट में जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा भारत के टैक्स पेयर्स का है। अच्छा। उस पैसे से आपने क्या हासिल किया? डिप्लोमेसी आपकी कैसे स्ट्रांग हुई? क्या आपका कोई इन्वेस्टमेंट आया? क्या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ? अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नाम पे मैं आपको बताऊं कि अभी एआई समिट का नाम ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इस एआई समिट में पूरे दुनिया के अंदर भारत की जो नाक कटी, आपने देखा होगा चाइना को कुत्ता ला के रख दिया गया ना, उसका कोई शर्ट उतार के भागे कांग्रेसी, नंगे होके भागे कांग्रेसी, और चिंता है नाक कटने की। मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, आपकी बात सुन रहा हूं, मतलब सुन लीजिए। और बात हो रही है इजराइल की। अभी आप एआई समिट लेके आ गए। अब सुन लीजिए ना, ना कोई फिल्टर है,
ना कोई वहां पे एनालिसिस है, कितने कॉपीराइट आए, कितने पेटेंट हुए, कौन सी कंपनी ने किए, कौन से इंस्टीट्यूशंस ने किए, कौन से बच्चे ने किए, और ऊपर से उसमें अश्विनी वैष्णव जी ने और भी ट्वीट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि भारत सरकार कितनी संवेदनशील है, उनका ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल कितना संवेदनशील है, देश की अस्मिता को भी बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये तो भारत का भारत नहीं, तो आपकी बेचैनी इस बात पर होनी चाहिए, आपकी तकनीक, आप अगर आपको लग रहा है कि भाई देश की बेइज्जती हो रही है, आप पॉइंट आउट कीजिए, लेकिन आपकी बेचैनी इस बात पर है कि गाजा पे बात करिए वहां जाके। अभी विजय जी ये बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी बात हो रही है, डिफेंस डील पर भी बात हो रही है, बात हथियारों पर भी हो रही है। भारत के हित में जो सुदर्शन चक्र बनाना चाहते हैं हम अपने ऊपर दुश्मन से सुरक्षा के लिए, उसको लेकर भी तकनीक पर बात हो रही है। और क्या वो बोलेंगे वो आपको कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगी, लेकिन पेट में दर्द ये गाजा के लिए इतना ज्यादा क्यों है भाई? कोरिया का ड्रोन इसी एआई समिट के अंदर एक निजी यूनिवर्सिटी ने दिखा करके पूरे देश का नाक वहां भी कटवाया। तो ये तो टेक्नोलॉजी के मसले में भारतीय जनता पार्टी की सोच को परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी कोई टेक्निकल एक्सचेंज की बात नहीं करती, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात नहीं करती। जिसके मिनिस्टर को ये नहीं पता हो कि जो हम एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं वो अपने देश का है कि अपने दुश्मन देश का है, इतना जिसको नहीं पता है तो उसे हम इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। असल बात जो है, अमेरिका का जो ट्रेड डील किसानों के पीठ में छुरा भोगने का काम किया है, जो किसानों के बीच पीठ में छुरा भोगने अनंत विजय जी पार्टी ने किया है, उसको ढकने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बताऊं अभी नहीं, इसमें क्या ढकना है? ये मतलब आप ऐसे मिनट टू मिनट प्रोग्राम फिक्स कर सकते हैं क्या? अभी आप चाहेंगे नहीं अभी कल प्रोग्राम इसके साथ फिक्स हो जाएगा परसों? अरे भाई, एक दो राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात का कार्यक्रम है, वहां की संसद में भाषण के कार्यक्रम है, ये तय होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं, पहले से पता था कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर का दौरा है। अभी कल थोड़ी तय हुआ कि कल तय हुआ आज चले गए। नहीं, मोदी जी भाषण दिए हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भाषण तो उनको देना ही देना है। हाँ। देश में रहेंगे वहां देंगे, विदेश में रहेंगे वहां देंगे। फोटो शूट होना है, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं देख रहा है इनकी तरफ तो उसका हाथ पकड़ के उसको बताएंगे कि भैया आनंद विजय जी, तैयार है, फोटो खींचो। आनंद विजय जी, अरे फोटो शूट के लिए जाते हैं, इनकी तकलीफ किस बात को लेकर है? मोदी की फोटो खिंच जाती है, इस बात को लेकर तकलीफ है। मोदी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तकलीफ इस बात को लेकर है। तकलीफ इस बात को लेकर है कि भाई एआई समिट में कोई गलत डॉग उठाकर दिखा दिया, या फिर तकलीफ इस बात को लेकर है कि वहां से बगल के फिलिस्तीन से हमारा वोट बैंक एड्रेस हो जाएगा तो उसको एड्रेस कर लेते हैं। आकाशवाणी आ रही है अनंत विजय जी की हमारे पास, थोड़ा सा ठीक कीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से बोल रहे हैं अनंत विजय जी, आप बोले। मैं राममोहन जी ये कहना चाह रहा था कि अभी आपके चैनल पे डिस्कशन बहुत शानदार हो रहा था और समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि कितने पेटेंट हुए। ये मेरे लिए बड़ी नई जानकारी थी कि एआई समिट में पेटेंट हो जाते हैं, तो और कितने ये हुए, कितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए तो पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं मालूम कि इस तरह के समिट में जो पेटेंट का भी राइट्स मिलता है या पेटेंट भी किसी प्रोडक्ट पे होता है। ये जानकारी धर्मेंद्र यादव जी ने दी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी ने दी, इसके लिए आभार पूरे देश को ये जानकारी देने के लिए। लेकिन चर्चा बहुत दिलचस्प है और जो कह रहे हैं उसको उनको पता होना चाहिए कि इस तरह के समिट्स में 98 कंट्रीज ने न्यू दिल्ली एआई डिक्लेरेशन पे दस्तखत किए हैं, जिसमें यूएस, कनाडा, फ्रांस, सब चाइना, सब रसिया, सब लोग शामिल हैं और सोवरेन एआई से लेके और सारी चीजें उस डिक्लेरेशन का हिस्सा है। प्रोफेसर साहब जरा एआई समिट के डिक्लेरेशन पर एक नजर मार लेंगे तो किसानों के साथ धोखा और ये सब जो रिटोरिक आप बोलते हैं वो बोलना बंद करेंगे आप और टू द पॉइंट बात करेंगे। राममोहन जी आपकी चर्चा पे मैं आता हूं। अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं और जिन लोगों को, एक मौलाना पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अंड बंड बातें बोल रहे हैं, डिप्लोमेसी का एबीसी नहीं पता, का नहीं पता, और वो प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दे रहे हैं जिनके साथ डिप्लोमेटिक फौज जाती है किसी भी देश में, पहले से तय होता है। आपने ठीक बताया कि 2 दिन पहले थोड़ी तय हो जाता है कि डिप्लोमेसी में क्या क्या तय किया जाएगा। और गाजा पर हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। भारत ने गाजा में हो रही हिंसा पर उनको मदद भी भेजी, उनके बच्चों के लिए भी मदद भेजी। इसका यह मतलब नहीं है कि इजराइल के अधिकार का हनन हो जाए, इजरायली उनके घूम रहे पर्यटकों पे घुस के गोली मार दी जाए और उनको कैप्टिवेट कर लिया जाए। इस पर तो किसी की जुबान नहीं खुलती। इस पर तो बैग लटका के संसद में जाने वाले नेता और नेत्री जो सेफ फलस्तीन और पता नहीं आई सपोर्ट फलस्तीन का वो बैग लटका के जाते हैं, उनकी जुबान कहाँ की बन जाती है। जब इजराइल पर उतना बड़ा हमला हुआ, इजराइल पर घुस के हमास वालों ने हमला किया, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये क्यों नहीं कहा कि ये हमास वाले लोग ये गलत काम कर रहे हैं? क्यों?
क्योंकि इनको पता नहीं क्यों देश के मुसलमानों के बारे में ये लगता है कि आतंकवादी संगठन की भी अगर सब के खिलाफ भी अगर कुछ बोल देंगे तो इनके मुस्लिम वोट दरक जाएंगे। दरअसल दिक्कत ये है राम मोहन जी, और इसी दिक्कत के कारण जिनको डिप्लोमेसी का क ख ग नहीं पता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर टिप्पणी करने लगते हैं। अरे भाई, अभी प्रधानमंत्री गए हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आने दीजिए। अगर आपको आलोचना करनी है तो डिक्लेरेशन के पॉइंट्स पर डिस्कशन करिए, क्या मिला क्या नहीं मिला। अभी हवा में आए बाएं बातें करते जा रहे हैं। डिप्लोमेसी नहीं, वो तो नैतिकता बता रहे हैं भाई, नैतिकता बता रहे हैं कि नैतिकता नहीं है। धर्मेंद्र यादव रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पहले मुमताज आलम रिजवी को लेकर आना चाहता हूं इस चर्चा में। 10 सेकंड में जी जी, बोल दीजिए। राम मोहन जी, आनंद विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगता है कॉपीराइट को अगर समझेंगे तो रोबोडॉग का कॉपीराइट अगर चाइना के पास नहीं होता, उस कंपनी के पास नहीं होता, तो इस देश की बद नहीं पीटता, क्योंकि उसके पास कॉपीराइट था, उसका प्रोडक्ट था। तो जब भी कोई यूनिवर्सिटी में कोई इनोवेशन होता, कोई आइडिया आता है, उसका कॉपीराइट भी होता है और उसके बाद उसका पेटेंट भी होता है। तो उसको पेटेंट होने के बाद आप कहीं भी शोकेस करो, दुनिया में कहीं आप दुनिया में करो चाहे इंडिया में करो, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। लेकिन इनको ना करवाने की आदत है, तो मैं इनकी पत्रकारिता को सलाम करता हूँ। अगर पेटेंट और कॉपीराइट को इतना ही प्रोफेसर साहब, फिर आप स्वयं को हंसी का पात्र बना रहे। प्लीज, आपने कहा कि AI समिट में कोई पेटेंट नहीं हुआ, कि AI समिट में पेटेंट होता है? कैसी बात कर रहे हैं सर आप ना प्रोफेसर है सर, आप छात्रों को क्या पढ़ाते होंगे, ईश्वर ही मालिक है सर। मैं कह रहा हूँ ऐसे यहाँ पर जो चीजें हुई उस पर डिस्कशन करिए ना। उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे कि $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का इंटेंट आया है? ओके, आपको इसका पता ही नहीं है। आप पता नहीं कॉपीराइट और उसको निकाल बाहर किया भाई, और उसको विदेशी में नहीं पकड़ा। ओके, अब मुझे मुमताज आलम रिजवी के पास जाना पड़ेगा। आप दोनों लोगों से मैं समझ गया, AI पे एक्चुअली ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट इजराइल के ऊपर है, तो इससे थोड़ा सा मैं निकलने की कोशिश करता हूं। मुमताज आलम रिजवी, ये शाहबुद्दीन बरेलवी हैं, प्रियंका गांधी हैं, इनको केवल गाजा की चिंता है। इनको इजराइल में मारे गए निर्दोष लोगों की कोई चिंता नहीं है। इनको इस बात की वो चिंता नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, हमारे देश को क्या फायदा होगा जब डील होगी तो। और इससे पहले इजराइल ने हमको क्या क्या दिया है, ये भी सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। नहीं, हमें फिक्र है अपने प्राइम मिनिस्टर की, हमें फिक्र है अपने देश की। और हम जब बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि 70 बार करीब जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनको अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में हाजिर होना पड़ा। 70 बार। हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं हाजिर होना पड़ा क्योंकि वो पाक साहब हैं, ठीक है। तो इसलिए हम फिक्र करते हैं। पूरी दुनिया में आज गाजा पे बात हो रही है, वहां 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने बाकायदा जो है वो वारंट जारी किया है जी। और तीसरी चीज ये, हम देखिए क्या कह रहे हैं, इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। आप जाकर के पता कर लीजिए। अभी जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे तो उन्हें वहां पे व्हाइट हाउस बैक डोर से एंट्री करनी पड़ी थी, इतनी मुखालफत हुई थी वहां पे। तो हम जो फिर एप्स्टीन फाइल का मामला आप देखिए, हाँ, वो किससे जाकर के जुड़ता है। तो हमें फिक्र जो है वो हमें फिक्र है अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से। हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसी जात से उसके साथ न खड़े हों। डील है कर लीजिए आप, लेकिन जाकर के खड़े हो करके और दोनों हंसे, दोनों मुस्कुराएं इस तरह से, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारी कुछ गरिमा है, भारत का कुछ अहमियत है, तो इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। अभी आप देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि इजराइल के साथ खड़े होने से भारत की गरिमा कम हो जाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? 1 मिनट 30 सेकंड। देखिए, हमारे रिश्ते तो दोनों से हैं, फिलिस्तीन से भी है और हमारे रिश्ते इजराइल से भी हैं, ठीक है। और अभी 2 नेशन थ्योरी पे बात की थी बीजेपी के तर्जुमान ने, तो आप बताइए क्या इजराइल का प्राइम मिनिस्टर चलाया था तो रूस और अमेरिका से भी रिश्ते थे। आनंद विजय जी, मैं आ रहा हूँ। आनंद विजय जी, आप बताइए, अभी बीजेपी के तर्जुमान ने बात कही ना कि भारत जो है 2 नेशन थ्योरी को मानता है, लेकिन क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं? तो अगर कोई कहे कि इस पे बात कर लीजिए, इजराइल के लिए भारत कैसे जिम्मेदार हो सकता है सर? रिजवी साहब,
हमारे साहब, इजराइल की नीतियों के लिए भारत कैसे जिम्मेदार हो सकता है, ये तो बताइए। रिजवी साहब, आप तो बहुत विद्वान मेरे मित्र हैं, ये बताइए कि इजराइल की नीतियों के लिए भारत कैसे जिम्मेदार हो सकता है? आप कैसी अपेक्षा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, आनंद विजय जी, आप भी जब मिलते होंगे तो आप सोचेंगे ना किसी अच्छे आदमी से मिले, आप क्रिमिनल से जा करके गलबैया। मुमताज आलम रिजवी देखिए, अगर आप इसी को आधार बनाए, वन सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए, फिर मुझे फैज खान साहब के पास जाना है। मुझे एक मिनट, कैसे आदमी से आप मिले? एक मिनट, अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी बात सुनिए। ये इंटरनेशनल कोर्ट की जो बात कर रहे हैं आप, ये वारंट पुतिन के लिए भी जारी किया था कि नहीं? वो वाला मत मानिए, ये वाला मानिए। हम कह रहे हैं नहीं, क्या कह रहे हैं आप ही कह रहे थे कि भाई रूस से तेल क्यों कम कर दिया, कम कर दिया, आप ही पूछ रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, यूक्रेन में बच्चे नहीं मरे क्या? मुमताज आलम रिजवी, पॉइंट पे आइए आप। क्या यूक्रेन में बच्चे मरे कि नहीं मरे? यूक्रेन में बच्चे मरे कि नहीं मरे? तो इस तरह से मरे। अरे किस तरह से मरते हैं भाई? बम गिरा तो मर गए, और किस तरह से मरते हैं भाई? यहां भी बम गिरा, वहां भी मर गए। हम दोनों में अंतर करेंगे आप? नहीं, हमने जायज तो नहीं ठहराया, हमने कहा नहीं, आपने जायज नहीं ठहराया, लेकिन एक तरफ आप सरकार की आलोचना इसलिए करते हैं कि रशिया के साथ आपने तेल खरीदना कम कर दिया, दूसरी तरफ आप आलोचना इसलिए करते हैं कि इजराइल से जाके क्यों मिल रहे हैं। अरे दोहरी मापदंड मत अपनाइए, ये धर्म के आधार पर दुनिया को देखना बंद कर दीजिए भाई। मानवता के आधार पर देखिए तो फिर समझ में आएगा कि आपका चश्मा बराबर है। मानवता के आधार पर आप नहीं देख रहे हैं। मानवता है क्या? 1948 में आप मानवता के आधार पर अगर देख रहे होते, देश हित के आधार पर देख रहे होते, तो आपको मालूम होता कि इजराइल से हमने क्या क्या लिया है। राम जी, जब हमारा रॉ काम करता है तो मोसाद हमें क्या देता है, ये आपको पता होता। अरे राम जी सुन लीजिए, मोसाद क्या देता है मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी जब वेस्ट बैंक का मामला आया तो उसमें यूएनओ में जो वोटिंग हुई या हिमायत जो जारी की गई, उसमें भारत शामिल है कि नहीं? आप बताइए, वेस्ट बैंक पे कब्जा क्या जायज है? क्या हमने कब कहा कि जायज है? और हम कैसे निर्धारित करें इस बात को? मुमताज आलम रिजवी की फैज खान से बातचीत नहीं होती। मेरी बात सुनिए, मुमताज आलम रिजवी और फैज खान एक दूसरे के विरोधी हैं, इसका मतलब मैं भी आपसे बात ना करूं, मैं फैज खान से बात ना करूं। मैं तीसरा आदमी हूं भाई, मैं फैज खान से भी बात करूंगा, मैं मुमताज आलम रिजवी से भी बात करूंगा, लेकिन आप मुमताज आलम रिजवी मुझको नहीं रोक सकते कि मैं फैज खान से बोलूं कि नहीं बोलूं। आपको इतना से समझ नहीं आ रहा, यह अंतरराष्ट्रीय संबंध है, दो देशों की आपस में नहीं बनती, पाकिस्तान भारत की आपस में नहीं बनती, लेकिन दुनिया के सारे देश पाकिस्तान से भी बात करते हैं, भारत से भी बात करते हैं, हमारे ईरान से भी, लेकिन आपको नहीं समझ में आ गया क्योंकि आप एक चश्मा लगा के आए। फैज खान, इनको थोड़ा समझाइए कि अंतरराष्ट्रीय नीतियां, देश हित, ये अलग होता है और आपकी वोट बैंक वाली चिंता ये अलग है। अरे कुछ वैल्यूज भी होती हैं राम जी, अभी समझा रहे फैज खान। फैज खान क्या समझाएंगे? वो क्या जानते हैं? बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राम मोहन भैया, आपने और अनंत विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है। असल में तुष्टिकरण करने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि गाजा और फिलिस्तीन का हित भारत के मुसलमानों का हित दिखाया जा रहा है, और इनको ये लगता है गाजा और फिलिस्तीन के पक्ष में बोलेंगे अरे भैया तो भारत का मुसलमान खुश हो जाएगा, उनको वोट देने लग जाएगा। पर भारत के मुसलमानों से मेरी ये अपील है भाई, आपका नेशनल इंटरेस्ट पहले है। हम जहां खाते हैं, पीते हैं, इज्जत पाते हैं, सबसे पहले ये हमारा भारत देश है। इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के बहकावे में नहीं आइए। जहां हमको फिलिस्तीन का समर्थन करने की जरूरत पड़ती है, फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे। अरे बैकग्राउंड बंद करवाओ भाई, इसका लगातार बोला जा रहा है। रिजवी जी सुन लीजिए, बोलता रहा, मैं बोल रहा हूं, तो भी बोल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही लोगों के कारण ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां मुसलमानों को टूट बनाती हैं। इजराइल को जन से प्यार है क्योंकि इनकी तिजारत हथियार है। मुसलमानों से जोड़ देंगे, युगांडा में हो रहा है, कोई नहीं जोड़ता है, से जोड़ देंगे, होनोलुलु में हो रहा है, भारत के मुसलमानों से जोड़ देंगे। क्राइम हद से ज्यादा बढ़ा, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, 70,000 से ज्यादा, अब तो 80,000 तादाद पहुंच गई, ऑन रिकॉर्ड 80,000 तादाद पहुंच रही है। आप इस तरह से मारोगे, कितने बम गिराए गए आपको पता है? सेंटर है वो तय कितने बम गिराए गए आपको पता है, अंदाजा है आपको? प्रियंका गांधी के हिसाब से चलेंगे
कि ये आज पूरी मुमताज भाई एक मिनट सुनिए, मुमताज भाई एक मिनट सुनिए, देखिए दोनों की आवाज समझ में नहीं आ रही है। एक फैज खान को बोलने दीजिए, फिर रिजवी जी के पास जाऊंगा। फैज खान को अकेले रखिए पहले, रुक जाइए रिजवी जी। हाँ, अरे यही तो दिक्कत है ना, ये लगातार बकवास करते रहे, देश के खिलाफ बात करते रहे, देश की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बोलते रहे, हम चुपचाप सुनते रहे। मैं रोजा खोल रहा था अभी, चलो इनकी सुनता रहा। ये बकवास करने लगे, ये क्रिमिनल बोलने लगे, देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री को क्रिमिनल कहने लगते हैं। कौन है भाई आप? क्या राइट है आपको देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलने का? देश हित में जो होगा हमारे डिप्लोमेट्स तय करेंगे, और अभी देश हित में लग रहा है कि इजराइल से चर्चा करना है तो इजराइल से चर्चा करेंगे, क्यों उनसे जाके फिलिस्तीन के बारे में चर्चा करेंगे? बिल्कुल राम मोहन जी ने ठीक बात कही, यदि दो दुश्मन हैं तो भाई वो लड़ते रहे, हमारा ही जिसके साथ है हम उसके साथ बात करेंगे और हम उसके साथ बात करेंगे। क्यों आपको दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, तो कौन जिम्मेदार है? मुमताज आलम जिम्मेदार है क्या? सरकार जिम्मेदार है? उन्हीं से अगला क्वेश्चन ये किया गया, गाजा में क्या हो रहा है जी? मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है गाजा में। गाजा की गली गली कूचे कूचे की जानकारी है, और दिल्ली के लाल किले के ब्लास्ट की जानकारी नहीं है आपको। किन लोगों ने किया? वो शर्जील इमाम और उमर खालिद को छोड़ने की बात करते हो, जो देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं, और जहां इजराइल से देश को कुछ नहीं, सही बात है। 1917 नहीं, मुमताज आलम रिजवी आपकी क्यों जिम्मेदारी? दलपत सिंह शेखावत जिम्मेदारी सरकार की, जिम्मेदारी सरकार की है। वन सेकंड मुझे एक मिनट आने दीजिए डिबेट में। अजय वर्मा मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, एक सेकंड रुक जाइए। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो ब्लास्ट रुकना चाहिए, पॉइंट बढ़िया है, लेकिन सरकार अगर कोई डिफेंस डील करे, अपने लिए हथियार लाए, अपने लिए इंटेलिजेंस का काम करे, तो मीन मेक हम निकालेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कहेंगे कि वहां मत जाओ, उससे मत लो इंटेलिजेंस के इनपुट, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब धमाका हो जाए तो कहो कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। इजराइल से बात करो मत करो, ये हमारी जिम्मेदारी, हम बोलेंगे। और कहीं धमाका हो जाए तो ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को फिर काम करने दीजिए, फिर क्या तकलीफ होती है आपको? और अजय वर्मा पॉइंट ये है कि भाई केवल गाजा की चिंता करें, पूरी दुनिया छोड़ दें क्या दिक्कत है प्रियंका गांधी जी की? राम मोहन जी, मेरा सबको नमस्कार। और मैं थोड़ा देर से जुड़ा, क्षमा चाहता हूं ट्रैफिक की वजह से। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, आप हो, अजय वर्मा हो, मोदी जी हो, उन्हें पूरे संसार की, पूरे हिंदुस्तान की चिंता है। लेकिन सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि इजराइल से जब पेगासिस का मामला आता है और जासूसी का मामला आता है तो इजराइल का नाम आता है, जब ईवीएम का सिस्टम आता है, हैकिंग का आता है, तो इजराइल हिंदुस्तान में नहीं संसार में नंबर 1 माना जाता है। ठीक है, आपकी मित्रता होती है, अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है इजराइल से, आप रिश्ते बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गाजा में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान का कोई प्रॉब्लम के लोग नहीं कह रहे, वो तो आपको पूरे का पूरा संसार के लोग कह रहे हैं, और पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग उस पर क्या कह रहे हैं? केवल सरकार का दायित्व ये होता है, अपोजिशन की सुन कौन रहा है? अपोजिशन की ना तो कोई सुन रहा है, ना उसकी कोई वैल्यू दे रहा है। झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी की रेप पढ़वा देते हैं। और दूसरी चीज मैं तीसरी ये बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को अपने देश की छवि बनाने के लिए, वैसे तो वो कहते हैं विश्व गुरु हैं, लेकिन जब विश्व गुरु का मामला आता है, जब एआई समिट में वो चाइनीज कुत्ता आ जाता है तो जिनपिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जब ट्रेड डील का मामला आता है तो ट्रंप के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब इजराइल से मामला आ रहा है तो मैं समझता हूं कि इजराइल के मामले में नतमस्तक नहीं होना चाहिए। आप विश्व गुरु हैं, आपको अपने विश्व गुरु की बात रखनी चाहिए। विजय जी, ये नहीं है कि सब कौन कह रहे, दूसरों को आरोपित करने से कोई फायदा नहीं है। अजय जी सुनिए, और केवल सुनिए, अजय और विजय जी की जोड़िए सामने, अजय और विजय जी मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं 41, मैं इनको बिंदुवार जवाब देता हूं। आप 41 बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, ईवीएम पे कुछ नहीं मिला। चुनाव आयोग ने आपको चुनौती दी, आइए हैक करके दिखाइए। पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसको शक है लाइए, हम जांच करवा लेते हैं, कमेटी बनी, कुछ नहीं मिला। दूसरा, आप देश की तरक्की के विरोधी हो। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी 247 बार विदेश यात्रा जाते, क्या किया? देश का नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। दूसरा, आप ईडी की बात करते हो, 95% मामलों में ईडी में सजा हो चुकी है, जिसके निष्पक्ष हुई है। मैं आपको संसद का आंकड़ा दे रहा हूं। दूसरा, आपने चाइनीज कुत्ते की बात बोली, अरे चाइनीज कुत्ते तो और बहुत घूम रहे हैं, ये तो चश्मे लगाने की बात है। देखें,
बहुत सारे कुत्ते हैं चाइनीज यहां, पहचानना पड़ेगा। तो मैं उन बातों में तू मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लेट जुड़े हो कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो इजराइल ने दिखाया था कि वो हमारा सच्चा दोस्त है। तब हमारे को उसने लेजर गाइडेड बॉम्ब दिए थे जो मिराज 2000 में लगे थे, और आज भी वो अवाक्स बराक मिसाइलें वो हमारे को प्रौद्योगिकी भी दे रहा है साथ में। और कृषि के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि डीप फार्मिंग में कितना, जहां पानी राजस्थान में कम है वहां किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी ली है। पानीपत में जाकर देखिए, समालका के पास, वहां किस तरह से इजरायली कितने टूरिस्ट आते हैं। आप पुष्कर जाइए, मनाली जाइए, गोवा जाइए, और हमारा निर्यात ज्यादा है इजराइल के लिए। तो तथ्य पे बात कीजिए। और जहां तक गाजा की बात है, अगर कुछ गलत होता है तो गाजा के साथ खड़े। हम बात क्या कर रहे हैं, हम एक इकोनॉमिक गलियारा बनाना चाहते हैं, यहां से यूएई, सऊदी अरब, ओमान होते हुए वहां तक। तो हम देश की तरक्की के लिए बात करना चाहते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करना चाहते हैं। आप इधर उधर भटकाना चाहते हो। दूसरा, आपने बताया ये हमारे साथी बैठे रिजवी जी फलस्तीन में मारे गए। अरे भाई कौन है? हम देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, वो इजराइल के प्रधानमंत्री है, वो एक आम नागरिक नहीं है। अरे जो आप मुझे बताइए, तेल जब हमने लिया था रूस से, पूरा अमेरिका और यूरोप ने दबाव डाला था, हमने किसी की नहीं मानी, हमने देश हित ऊपर रखा और हम तेल लेते रहे। तो ये विदेश नीति के कहखे गए जिनको नहीं पता, यहां आके ज्ञान फैल रहे हैं। हम किसी के दबाव में नहीं आते। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भाषण सुनिए, उन्होंने कहा है कि मैं ट्रेड डील अमेरिका के साथ दबाव में नहीं करूंगा, चाहे मुझे व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े। मैं डिट्टो बात बता रहा हूं अजय वर्मा जी, जिम्मेवारी के साथ उठा के देख लीजिए स्पीच मोदी जी की। तो आप आए बाएं साएं मत बोलिए। किस तरह से हमारे को Su-50 Su-30 जो कोई 30 है, बहुत क्लियर है। अभी अनंत विजय जी को लेके आइए, मुमताज आलम रिजवी जी को भी रखिए। एक सेकंड रुक जाइए दोनों। नहीं, पॉइंट समझिए, पॉइंट आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप अपना एजेंडा मत चलाइए। पॉइंट बहुत सीधा है। अभी ईरान का मसला आया था, सुन लीजिए मुमताज आलम रिजवी जी, आप तो विद्वान आदमी हैं, जानते हैं। अभी ईरान का मुद्दा आया था और ये रेजोल्यूशन यूएन के अंदर आया। भारत ने ईरान के पक्ष में वोट किया, भारत ने यूरोप के पक्ष में वोट नहीं किया, भारत ने अमेरिका के पक्ष में वोट नहीं किया, ईरान के पक्ष में वोट किया। जब फिलिस्तीन को आवश्यकता थी भोजन की, संसाधन की, भारत ने भेजे हैं। तो ये चश्मा गढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि भाई चश्मा लगा लिया कि हम लोग मानवता के विरोधी हो गए। भारत मानवता विरोधी कभी नहीं हो सकता, चाहे ए पार्टी पक्ष में रहे, चाहे बी पार्टी पक्ष में रहे। भारत सदैव मानवता के हित में खड़ा हुआ है, यह मत थ्योरी गढ़िए। लेकिन अगर भारत को कहीं से संसाधन मिल रहे हैं, भारत को कहीं से तकनीक मिल रही है, तो ये नहीं चलेगा ऐसे। मुमताज आलम रिजवी जी। राम जी देखिए, पहली बात तो ये कि जब ईरान की बात आती है तो ये बताइए 12 रोजा जंग किसने तोपी थी? इजराइल ने ईरान पे बिला वजह अटैक क्यों कर दिया था, जबकि अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर? एक मिनट, मैं एक बात बता रहा हूं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, मेरी पूरी बात में आपने देखा होगा तो मैंने सिर्फ भारत की बात की है और अपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है। हमारा सिर्फ यही है कि अगर हम आपका एनालिसिस इस आधार पे मैं कैसे देखूं अनंत विजय जी? ये कह रहे हैं कि छवि खराब हो जाएगी अनंत विजय जी। टू नेशन थ्योरी को वोट करते हैं। राम जी, आपने सबसे शुरुआत में एक बात कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, आनंद जी, तुष्टीकरण के चश्मे से देखना बंद करें और मानवतावादी नजरिए से देखना आरंभ करें। और भारत की जो कूटनीति है या भारत की जो विदेश नीति है, वो बहुत कुछ मानवतावादी सिद्धांतों पर काम करती है। ईरान की बात अभी आपने बताई, ईरान में अच्छा रिजवी साहब को जरा ये पूछ लिया जाए कि ईरान में जो आंदोलन चल रहे इतने लंबे समय से, उसमें कितने लोग मारे गए या कितने जेनोसाइड हुए, ये पूछ लीजिए। सब उनकी मतलब जो सड़कों की हवा निकल जाएगी। तो नहीं, फिर मानवता कहां आती है? फिर खामनेई के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, फिर मानवता खत्म हो जाती है, फिर लोगों के अधिकार खत्म हो जाते हैं। केवल चश्मा एक ही तरह का लगाकर देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH